दोस्तों आज टाइड के पार्ट 4 में हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करेंगे। स्टेशनरी वेव थ्योरी जो हमारी है हैरिस महोदय की। आर ए हैरिस ने अपना स्थैतिक तरंग सिद्धांत दिया था टाइड को समझाने के लिए। थोड़ी अलग ये थ्योरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी नहीं है ये। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, इक्विलिब्रियम थ्योरी न्यूटन की, संतुलन का सिद्धांत। और टाइड का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो वही थ्योरी ही है। जैसे मानसून जब हम लोग पढ़ते हैं तो मानसून की बहुत सारी थ्योरीज हैं, गतिक संकल्पना है और मोनक्स थ्योरी है, जेट स्ट्रीम वाली थ्योरी है, ढेर सारी थ्योरीज हैं, हम लोगों ने बात भी की है उस पर। लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है वो जो हैली का तापी सिद्धांत है वही सबसे मेन कॉन्सेप्ट है। बाकी के जो सिद्धांत है वो कुछ नई नई बातें उसमें जोड़ते तो जरूर हैं, लेकिन मुख्य बात तापी संकल्पना ही करती है। उसी तरीके से टाइड में जो मेन बात है, जो मुख्य विचार है इसका, वो इक्विलिब्रियम थ्योरी ही बताती है, हमको मेन कॉन्सेप्ट को समझाती है। लेकिन उसके बाद दो थ्योरीज और आई। एक तो प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी, थ्योरीज तो और भी आई होंगी, लेकिन जो तीन सबसे मेन थ्योरीज हैं टाइड की, एक तो इक्विलिब्रियम थ्योरी, उसके बाद आई प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी, प्रगामी तरंग सिद्धांत, और प्रगामी तरंग सिद्धांत के विरोध में, उसकी आलोचना में एक थ्योरी आई स्टेशनरी वेव थ्योरी। तो हम लोग खैर प्रोग्रेसिव वाली पहले जरूर आई थी, लेकिन हम लोग प्रोग्रेसिव वाली को बाद में पढ़ लेंगे किसी दिन। आज हम लोग स्टेशनरी वेव थ्योरी को पढ़ेंगे। हैरिस महोदय ने इस थ्योरी का प्रतिपादन किया और यहाँ से जनरली लंबा क्वेश्चन नहीं आता है लिखने के लिए, बाई चांस आ भी सकता है, लेकिन ज्यादातर केस में जैसे एनटीए नेट में भी इससे कुछ कुछ जो इसके पॉइंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इसमें एम्फीड्रोमिक पॉइंट एक टर्म है, उसका यूज होता है। तो एम्फीड्रोमिक पॉइंट हम किसको बोलते हैं, ये चीज कभी कभी पूछी गई है। मिलान वाले क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें एम्फीड्रोमिक कई बार पूछा गया है। तो अगर आपको हैरिस की थ्योरी नहीं पता है ये वाली, तो आप एम्फीड्रोमिक को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत ही अलग टाइप की चीज है वो। तो कभी कभी छोटी मोटी चीजें इस थ्योरी से आ जाती हैं, बाकी और बहुत ज्यादा डीप में इसको हमको नहीं जानना है। छोटा सा ही वीडियो होगा, बस हम लोग इसका हल्का सा छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे एक कहानी की तरह, और जो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले ये इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये थ्योरी बुक में काफ़ी लंबी दी हुई थी, तो मैंने कुछ उसके जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उसको मैंने नोट कर लिया है। पहले हम लोग इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर जो चीज़ें यहाँ लिखी हैं उसको हम लोग समझेंगे फिगर में। तो अमेरिकन स्कॉलर हैरिस ने अपने जो उसके पहले विलियम वेबल महोदय आए थे, तो विलियम वेबल ने अपना प्रगामी तरंग सिद्धांत दिया था जो अभी मैंने बताया। तो उस प्रगामी तरंग सिद्धांत के विरोध में हैरिस ने स्थैतिक तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मतलब कि प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी की क्रिटिसिज्म के फॉर्म में स्टेशनरी वेव थ्योरी आई। और इसमें टाइड्स की क्रिया ऐसा बताया गया, जैसे कि प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी की मैं छोटी सी बात बता दूं कि उसमें ये बताया गया है कि साउथ से, साउथ में पहले जनरेट हो जाती हैं टाइडल वेव्स, फिर वो ओरिजिन तो साउथ में होती है, फिर वो नॉर्थ तक पहुंचती हैं। इसी को उन्होंने प्रोग्रेसिव वेव माना है कि जैसे वेव्स प्रोग्रेस करती जाती हैं उसी तरीके से टाइडल वेव्स भी प्रोग्रेस करती जाती हैं, साउथ से नॉर्थ तक पहुंचती हैं। तो इसी बात का हैरिस महोदय ने विरोध किया और बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि साउथ में वेव्स की ओरिजिन होती है फिर वो नॉर्थ तक पहुंचती है, ऐसा नहीं होता। बल्कि टाइड्स की जो ये क्रिया है ये प्रत्येक महासागर में अपने रूप में होती है। हर महासागर, हर वाटर बॉडी का जो एरिया है वहां पे स्वतंत्र रूप से ये प्रोसेस होता है। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि सदर्न ओशन में ये प्रोसेस हो रहा है और वहां से फिर वेव्स नॉर्थ के जो ओशन है, जो नॉर्थ की वाटर बॉडीज है, वहां तक पहुंच रही हैं। तो ये इसका क्रिटिसिज्म किया था स्टेशनरी वेव थ्योरी ने। और हैरिस ने इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग किया, प्रयोग अभी हम लोग देखेंगे आगे। फिर नीचे मैंने कुछ पॉइंट्स और नोट किए हैं कि हैरिस अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑन अर्थ, जो उन्होंने प्रयोग किया उस कॉन्सेप्ट को अर्थ पर अप्लाई किया। टाइडल फोर्स ऑफ मून इज आल्सो मेन कॉज हेयर, मतलब कि कुछ मैंने इंग्लिश में भी पॉइंट लिख दिए हैं, क्योंकि मैं जब भी नोट्स बनाता हूँ तो ऐसे लिखते लिखते जिस भी फॉर्म में मन किया उसी फॉर्म में मैं लिख देता हूँ उस चीज को। तो यहाँ पे ये लिखा है कि जो मून है
हालांकि थ्योरी तो ये अलग थ्योरी है, लेकिन मून को ही मेन फैक्टर माना गया है टाइड का, जो कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि मून ही मेन कारक है। तो ऐसा नहीं है कि इस थ्योरी में कोई नया चीज बता दिया गया, नई चीज जो है वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन जो टाइड के जनरेट होने के पीछे मुख्य रीजन है वो मून को ही माना गया है इस थ्योरी में भी। और ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ऑसिलेशन एक केंद्र के चारों ओर होता है और यहीं से एम्फीड्रोमिक पॉइंट का फॉर्मेशन होता है और यहीं से फिर हमारी स्टेशनरी वेव्स बनती हैं। तो ये चीजें जो अभी हम लोगों ने पढ़ी यहाँ पे, इसको अब हम लोग फिगर में समझते हैं। ये हमारा फिगर है और इसको समझाने से पहले सबसे पहले मैं आपका स्टेशनरी वेव और प्रोग्रेसिव वेव का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। हालांकि फिजिक्स की चीज़ है, बहुत ज़्यादा डीप हमको इसमें नहीं जाना है, बट थोड़ा सा पता होना चाहिए। मैंने भी थोड़ा सा ही समझा कि क्योंकि थ्योरी को समझने से कम इतना तो पता होना ही चाहिए कि क्या डिफरेंस होता है प्रोग्रेसिव वेव में, जिसको हम लोग हिंदी में प्रगामी तरंग बोलते हैं, और क्या होता है डिफरेंस स्टेशनरी वेव में। तो इसमें मेन जो डिफरेंस जो मुझे समझ में आया वो ये होता है, सबसे पहले तो जो हम लोग की प्रोग्रेसिव वेव होती है, जिसकी थ्योरी विलियम वेवल ने दी थी, उसको हम लोग ट्रैवलिंग वेव भी बोलते हैं, ठीक है। और जो हम लोग की स्टेशनरी वेव होती है उसको हम लोग स्टैंडिंग वेव भी बोलते हैं। तो इसके दो नाम है, बाई चांस कहीं ट्रैवलिंग वेव लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रैवलिंग वेव ही प्रोग्रेसिव वेव है, और अगर कहीं पर स्टैंडिंग वेव लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडिंग वेव ही स्टेशनरी वेव है। और इसमें सिंपल है कि जैसे ट्रैवलिंग या प्रोग्रेसिव, इसका मतलब है कि किसी चीज में निरंतर जब प्रोग्रेस हो रही है, मतलब कि कोई वेव है वो निरंतर ऐसे चलती जा रही है, कोई उसकी कहीं पे बाउंड्री नहीं है। तो इस टाइप की जो वेव होती है ये प्रोग्रेसिव वेव है। इसीलिए जो प्रगामी तरंग सिद्धांत है, जो जैसा कि मैंने अभी पहले बताया आपको, कि उसमें विलियम वेवल ने यही कहा था कि साउथ में ओरिजिन हो जाती है वेव्स की, वहां से वेव्स नॉर्थ तक पहुंचती हैं। तो ये प्रोग्रेसिव वेव की तरह होती हैं, वो वैसा बिहेव करती हैं। स्टेशनरी वेव का क्या होता है कि जैसे स्थैतिक, स्थैतिक मतलब स्टेशनरी, या इसको हम लोग स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं, इनमें स्थिरता होती है। स्थिरता किस तरीके से होती है, जैसे यहाँ पे अगर हमने एक दीवार है, यहाँ से हमने एक कोई रस्सी इस दीवार पे फिट कर दी, और यहाँ पे अगर हमने उसको झटका दिया तो एक वेव तो ऐसे आएगी, जस्ट तुरंत जब वहां से टकराएगी तो एक वेव और ऐसे आएगी। तो इसमें आप देखिए प्रोग्रेस नहीं हो रही है, ये आई, यहाँ टकराई, फिर लौटी, फिर यहां से जाएगी। तो ये इस प्रकार का इन दोनों का क्रम चलता रहेगा। एक बार यहां से आएगी, टकरा के जस्ट इसके विपरीत तरीके से जाएगी और फिर आएगी, और इन दोनों का जो डायरेक्शन होता है वो डिफरेंट होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है। तो ये प्रोग्रेसिव और जो हम लोग की स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स हैं, इसमें हम लोगों ने एक थोड़ा सा डिफरेंस समझ लिया फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वही चीज को यहाँ पे इन्होंने अप्लाई किया अपने इस प्रयोग में। इन्होंने क्या किया कि एक बर्तन ले लिया पानी का, और उस पानी के बर्तन में एक यहाँ तक के लेवल तक वाटर इन्होंने फिल कर दिया, जल भर दिया, और इस पे जब इन्होंने झटका दिया, यहाँ पे एक बार इस साइड से दिए फिर इस साइड से दिए, तो झटका देने पे क्या होगा, जो वाटर का लेवल है उसमें चेंज आएगा, एक बार ऐसे एक बार ऐसे। तो यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो रहा है, इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है वेव में। यहाँ पे आप देखें तो ये इस तरीके से, देन फिर ऐसे, फिर इस तरीके से, तो यहाँ पे एक प्रकार की स्टेशनरी वेव जैसी वेव क्रिएट हो रही है। तो वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट उनको लगा होगा, तो इसीलिए उन्होंने इस थ्योरी को स्टेशनरी वेव थ्योरी नाम दे दिया, कि विद्वान लोग जैसा भी जहाँ पे उनको हिंट मिलता है तो वैसा ही वो उस थ्योरी का नामकरण कर देते हैं। तो यहाँ पे उनको स्टेशनरी वेव थ्योरी का आभास हुआ कि स्टेशनरी वेव जिस प्रकार की होती है वैसे ही यहाँ पे स्टेशनरी वेव्स बन रही हैं, क्योंकि एक बार तो यहाँ से मूवमेंट हुआ, देन इधर से, क्योंकि जब भी हम वाटर को यहाँ पे पुश करेंगे, फोर्स देंगे, झटका देंगे, तो वाटर का लेवल में हमें चेंज देखने को मिलेगा। और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि नोडल लाइन और नोडल पॉइंट। जैसे कि ये एक वाटर का लेवल है, एक बार पानी इधर आएगा, दूसरे साइड से हम झटका देंगे तो जल का लेवल एक बार ऐसे हो जाएगा। तो ये जो दो लाइनें बन रही हैं जल की, एक ये वाला तल कह सकते हैं, स्तर कह सकते हैं, लेयर कह सकते हैं, और एक ये,
ये हम लोगों का हो जाएगा नोडल लाइन। और यहाँ पर आप देखिए ये हिस्सा ऊपर हो गया, एक बार ये हिस्सा ऊपर हो गया, तो ये हिस्से तो ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन बीच में एक स्थान ऐसा होता है जहां पर कोई भी ऊपर नीचे जल के तल में कोई चेंज नहीं आता। और ये रियलिटी है, अभी इसको हम लोग रियल में भी देखेंगे कि क्यों इस बीच वाले स्थान पे जहां मैंने नोडल पॉइंट लिखा है यहाँ पे कोई भी वाटर के लेवल में हमें अप डाउन नहीं देखने को मिलता है। इधर के हिस्से में, इधर के हिस्सों में यहाँ तो अप डाउन होगा वाटर का लेवल, लेकिन यहाँ पे अप डाउन नहीं होगा। तो इसी को उन्होंने बोल दिया नोडल पॉइंट। और यही वास्तव में एम्फीड्रोमिक पॉइंट भी होता है। एम्फीड्रोमिक पॉइंट का जो विचार आया है वो इस नोडल पॉइंट से ही आया है। तो ये उनका प्रयोग हो गया। सिंपल सा उन्होंने जल से भरा हुआ एक बर्तन लिया, उस पे झटका दिया, तो क्या हुआ झटका देने से उस पानी के बर्तन के अंदर स्टेशनरी वेव्स उत्पन्न हो गई, और इस तरीके से पानी का जो लेयर है, पानी का जो कह सकते हैं स्तर है, वो ऊपर नीचे होने लगा। बीच में एक ऐसा स्थान था जहां पे स्तर ऊपर नीचे नहीं हो रहा था, उसको उन्होंने नोडल पॉइंट नाम दिया। और इस स्तर को और इस स्तर को अगर एक रेखा के फॉर्म में मान लिया जाए तो उसको उन्होंने नोडल लाइन बोल दिया। तो ये उनका प्रयोग था, एक्सपेरिमेंट था। अब इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने अर्थ पर यूज किया। उन्होंने ये बताया कि अगर मान लीजिए अर्थ को एक हम वाटर बॉडी से भरे हुए पॉट के रूप में लें, तो वहां पर भी जो, हालांकि यहाँ पर तो उन्होंने अपने हाथ से झटका दिया होगा पॉट पर, जल से भरे हुए बर्तन पे, लेकिन वहां तो ऐसा कुछ होता नहीं है अर्थ में। तो यहाँ पर उन्होंने ये माना कि ये जो बल लगता है, जो हमने हाथ से बल लगाया, जो झटका दिया, वो बल अगर हम अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो बल मून से लगेगा। तो क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इस थ्योरी में मून को ही मेन फैक्टर माना गया है, जो कि है भी, वास्तविकता भी यही है। और जब मून से वो बल लगेगा, वो झटका लगेगा, तो उससे क्या होगा, इस तरीके से मूवमेंट होने लगेगा, इस तरीके से स्टेशनरी वेव्स बनेंगी वाटर बॉडीज में। और पहले ही इस थ्योरी में बता दिया गया है कि ये जो प्रोसेस होता है ये हर ओशन का अपना इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। प्रगामी तरंग सिद्धांत की तरह ऐसा नहीं है कि साउथ में वेव्स की ओरिजिन होगी, वो वेव्स फिर नॉर्थ तक पहुंचेंगी, ऐसा नहीं है। हर ओशन में ये स्वतंत्र रूप से ये प्रोसेस होता है। और बस उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक चीज बस इसमें और इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वी पर इसी तरीके का प्रोसेस हो जाएगा। मून अपने बल से इसी तरीके की स्टेशनरी वेव्स जनरेट करेगा अर्थ पर, और वही स्टेशनरी वेव्स फिर जब तट से टकराएंगी तो वहां पे हमको ज्वार और भाटा की जो स्थिति है वो देखने को मिलेगी। अब इसमें नोडल पॉइंट कब हमारा एम्फीड्रोमिक पॉइंट बन जाता है, इस चीज को हमको समझना होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे पृथ्वी को मान लें, बस छोटा सा मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, तो पृथ्वी चूंकि स्थिर तो है नहीं, ये हमारा बर्तन जो था ये तो स्थिर था, तो यहाँ पे इस वाले स्थान पे तो कोई चेंज नहीं हो रहा था जल के तल में, तो उसको हमने नोडल पॉइंट नाम दे दिया। लेकिन जब पृथ्वी के कॉन्टेक्स्ट में हम ये बात करते हैं, तो पृथ्वी चूंकि घूर्णन कर रही है, तो घूर्णन करने के कारण क्या होगा कि प्रक्रिया तो पूरी यही होगी, लेकिन इस नोडल पॉइंट में भी भंवर बन जाएंगे। भंवर सभी लोग जानते होंगे कि पानी जल एक तरीके से घूमने लगेगा, भंवर बिंदु जिसको हम लोग बोलते हैं। इसीलिए जो इसकी हिंदी होती है एम्फीड्रोमिक पॉइंट की, वो होती है भंवर बिंदु। और भंवर बिंदु वही एक स्थान होता है, ये क्वेश्चन आया था नेट में कि एम्फीड्रोमिक पॉइंट क्या है, मिलान करने के लिए भी आया था और ऐसे भी आता है। तो एम्फीड्रोमिक पॉइंट या नोडल पॉइंट वह स्थान होता है जहां पे जिसके अगल और बगल जल तल में चेंज होता है, वाटर के लेवल में चेंज होता है, अप डाउन होता है, लेकिन नोडल पॉइंट या एम्फीड्रोमिक पॉइंट पे कोई भी चेंज नहीं होता। तो नोडल पॉइंट और एम्फीड्रोमिक पॉइंट सेम कॉन्सेप्ट है, बस डिफरेंस ये है कि नोडल पॉइंट तो उन्होंने तब कहा जब एक एक्सपेरिमेंट किया बर्तन पर, लेकिन जब अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे तो चूंकि अर्थ में रोटेशन हो रहा है, तो रोटेशन के कारण यहाँ पे इस पॉइंट पे ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ एम्फीड्रोमिक पॉइंट्स बन जाएंगे, भंवर बन जाएंगे, जिसके चारों ओर तो वाटर लेवल अप डाउन होगा, लेकिन उस भंवर बिंदु पे अप डाउन नहीं होगा। इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं
कि यह एक ऐसा स्थान होता है जिसपे जो ओशन का वाटर है वो शांत और उसका जो वाटर का लेवल है वो ऑलमोस्ट समान रहता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बर्तन, फिर से हम अगर एक्सपेरिमेंट पे आए तो उन्होंने एक चीज ये भी बताई थी कि बर्तन में के जल में जो ऑसिलेशन होगा, दोलन क्या होता है, ऑसिलेशन हम जानते हैं कि कोई चीज जब मूवमेंट कर रही है इधर उधर, दोलन, तो उसमें जो मूवमेंट होगा, सिंपल शब्दों में अगर हम कहें, बहुत ज्यादा हमको फिजिक्स में नहीं जाना है इसके, तो मूवमेंट कितनी देर तक होगा, कितनी देर तक वो जल ऊपर नीचे होता रहेगा, ये डिपेंड करता है कि बर्तन की क्या लंबाई है, क्या गहराई है। गहराई से ये होगा कि कितना पानी उसमें भरा हुआ है, गहरा होगा तो ज्यादा पानी होगा, और किस बल से हम उस पे झटका दे रहे हैं, कितना झटका दे रहे हैं। थोड़ा सा अगर हम पुश करेंगे तो जल का जो सतह है हल्की सी ऊपर नीचे होगी, केवल ज्यादा हम झटका देंगे तो ज्यादा, तो कितना हम किस फोर्स से झटका दे रहे हैं ये हमारे इसी पे डिपेंड करेगा, और गहराई और बर्तन की लंबाई यही चीजें बताएंगी कि जो जल है वो कितना अप डाउन होगा, कितनी देर तक होगा, दोलन काल कितना होगा। अगर हम बिल्कुल कस के अगर उसको हम बल झटका दे दिए तो काफी देर तक होता रहेगा। तो यही चीज को अगर हम अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वहां पर भी यही है कि जो हमारा ओशन है, ओशन का डेप्थ कितना है, ओशन में वाटर कितना है, वही डेप्थ से हम समझ सकते हैं। और अगर बिल्कुल छिछला वाटर बॉडी है कोई तो वहां पे ज्यादा नहीं हो पाएगा, और कितना फोर्स लग रहा है, मतलब कि, और यहाँ पर वही चीज है कि अगर जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था कि अगर आपकी उपभू वाली स्थिति है, मतलब कि मून आपके नजदीक है, तब ज्यादा फोर्स लगेगा, तो उस वक्त ये झटका या बल ज्यादा हो जाएगा। और अगर आपकी अपभू वाली एपोजी वाली स्थिति है, पेरीजी वाली में ज्यादा लगेगा, एपोजी वाली में कम लगेगा। तो वही है कि सन और मून स्पेशली है, हालांकि इस थ्योरी में तो मेनली मून की बात की गई है, हालांकि लेकिन टाइड के लिए सन का भी थोड़ा सा रोल होता है। तो मून का वही है कि मून अगर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा तेजी से अगर अपना बल लगाएगा, वाटर की डेप्थ कितनी है ओशन में, उस ओशन की मतलब लेंथ कितनी है, तो ये जो चीजें हैं ओशन का कुल मिला के, ओशन में कितनी वाटर की क्वांटिटी है, ओशन के उस एरिया के ऊपर जहाँ पे हम टाइड की बात कर रहे हैं वहां पे जो मून है वो कितना कस के या कितना तेजी से फोर्स अपना लगा पा रहा है, और ये डिपेंड करेगा कि मून नजदीक है कि पास है। तो ये जो चीजें एक्सपेरिमेंट जब किया हैरिस ने, तो ये चीजें जो उन्होंने उस पॉट के ऊपर की, या उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट के दौरान प्रूव करने का प्रयास किया, कि उन्होंने बताया कि जो ऑसिलेशन का पीरियड है, जो दोलन का काल है, वो इन इन चीजों पे डिपेंड करेगा। ठीक इसी तरीके से जो ये तो उन्होंने स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स जनरेट की खुद एक्सपेरिमेंट में, लेकिन उनका ये मानना था कि जब रियल में अर्थ के ऊपर इस प्रकार की स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी मून के कारण, तो उसमें भी इसी प्रकार के फैक्टर्स उसको प्रभावित करेंगे कि कितना उन स्टैंडिंग वेव्स का पीरियड कितना होगा, कितनी दूरी तक या कितना वो देर तक अपना काम करेंगी। तो वही उन्होंने बताया कि ओशन की डेप्थ, मून का किस प्रकार का फोर्स लग रहा है, यही सारी बातें उन्होंने बताई। दोस्तों, जो प्रयोग हैरिस महोदय ने किया था उसको हम लोग खुद समझने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस पॉट में मैंने वाटर लिया हुआ है, अब इस समय वाटर बिल्कुल स्टेबल है, स्थिर है, लेकिन अभी जब हम इस पर बल लगाएंगे, झटका देंगे इसको, तो इसमें एक ऑसिलेशन उत्पन्न हो जाएगा। जैसे कि एक साइड से अगर हमने झटका दिया तो हालांकि मुझे एक तरफ से इसको उठाना पड़ा है, लेकिन इसको अगर आप एक इस तरीके से समझें कि हम इसको झटका दे रहे हैं, तो देखिए एक दोलन या ऑसिलेशन वाटर में हो रहा है, एक उसका एक हिस्सा नीचे होगा, एक हिस्सा ऊपर हो जाएगा। इस तरीके से हम बस अपने को समझाने के लिए चीज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये चीज़ कभी भूलेगी नहीं, कॉन्सेप्ट कभी मिस नहीं होगा। दूसरे साइड से अगर हम ये चीज़ करें तो जस्ट उसका अपोजिट, दूसरा साइड नीचे हो जाएगा और इधर वाला साइड ऊपर हो जाएगा।
क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था कि हम आपको ये झटका दे के दिखाएं, तो इस तरीके से मैंने आपको बस ये समझाने का प्रयास किया है। पहले हमने देखा था कि वाटर स्टेबल है, और अब हम ये चीज़ देख रहे हैं, और यही आपकी नोडल लाइन होती है। जो एक लाइन यहाँ पे अगर हम इसको एक रेखा के फॉर्म में कर लें तो ये आपकी हो जाती है नोडल लाइन। और इसी को अगर हम एक फिर से अगर करें तो ये देखिए, ये आपकी हो गई नोडल लाइन। इधर से झटका लगा, अब इधर से झटका लगा, तो ये हो गई आपकी नोडल लाइन। लेकिन बीच में फिर से अगर हम नोडल लाइन को देखें, बीच में एक ऐसा स्थान है जहाँ पे चेंज नहीं आ रहा है, यही होता है नोडल पॉइंट, और इसी से आगे बनते हैं एम्फीड्रोमिक पॉइंट्स। फिर से इसको हम दिखा दे रहे हैं कि इस जिस पॉइंट पर मैंने पॉइंट आउट किया, इसको ध्यान से देखिएगा। इस पॉइंट पर वाटर का लेवल वही है, अगल बगल वाले हिस्से ऊपर नीचे हो रहे हैं। इसी पॉइंट को नोडल पॉइंट कहा था, और चूंकि अर्थ में रोटेशन होता है इसलिए यहाँ पे भंवर बन जाते हैं, और इसको फिर एम्फीड्रोमिक पॉइंट भी कहा गया। तो दोस्तों, इस थ्योरी में हम लोग को बस इतना ही जानना था। अगर इतनी चीज़ें आपको पता है इस थ्योरी के बारे में, तो आसानी से अगर कभी लॉन्ग लिखने को भी आता है तो आप लिख भी लेंगे, और इससे बाय चांस कहीं कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। कॉन्सेप्ट भी आपने समझ लिया होगा, ज़्यादा कुछ नहीं जानना है इसमें, छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट है। और हर थ्योरी को बस आप एक स्टोरी की तरह पढ़ा करिए कि बस उस थ्योरी की मेन स्टोरी क्या है। इसी तरीके से किसी दिन हम लोग प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी को भी समझ लेंगे, और हमारा जो टाइड का पूरा चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। फिलहाल इसमें इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।